आज के जो गेस्ट हैं उनसे बात करने से पहले तक मुझे यही लगता था कि इंडिया सिर्फ एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाना और उन्हें सक्सेसफुली बेचना बहुत ही डिफिकल्ट और टेढ़ा काम है। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें प्रीमियम सेगमेंट भी बड़ा मार्केट है और इसी चीज को टैप किया है आज के हमारे गेस्ट हर्षवर्धन पटवर्धन ने, जो चैपर्स ये बिजनेस चलाते हैं। शायद आपने इस कंपनी का पहले नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करती है। इनके अगर कस्टमर बेस को देखा जाए तो स्पोर्ट्समैन में सचिन तेंदुलकर, जहीर खान है, एक्टर्स में देखा जाए तो जॉकी श्रॉफ है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे कि राज ठाकरे वगैरह इनकी बनाई हुई चप्पल पहनते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने ये समझने की कोशिश की है कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एक प्रीमियम ब्रांड कैसे बनाना है, उसे कैसे चलाना है। साथ ही हमने ये भी बात की है कि जो गेस्ट है हमारे वो शार्क टैंक जाकर आए रिसेंटली, वहाँ की क्या स्टोरी है, वहाँ पर कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे स्क्रीनिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें भी हमने बात की है और बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे इंसाइट्स के बारे में आज हमने बात की है। तो एक सेकंड में मिस मत कीजिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और एक हाई मार्जिन लग्जरी ब्रांड कैसे बनता है सुनिए उनकी जुबानी। नमस्कार प्रसाद, पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपका जो फैमिली बिजनेस है विच इज़ वर्थ अराउंड 1000 करोड़। अब जनरली तो यही होता है कि जो लड़का है वो पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लेता है एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन इंडिया। आपके केस में काफ़ी अलग है कि यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस पर्टिकुलरली इन D2C सेगमेंट। तो D2C पर मैं आऊँगा, बट ये जो डिसीजन आपने लिया, ऑफ कोर्स किसी के लिए भी थोड़ा टफ होता है कि बना बनाया रेडीमेड बिजनेस है, जाओ सीधा आप टॉप लेवल पर चले जाते हो। ये लॉट ऑफ पीपल, सारे रिसोर्सेज आपके लिए रेडीमेड है। इट इज़ प्रेटी ईजी। स्टार्ट कर रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, चलेगा नहीं चलेगा, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। व्हाई डिड यू टेक दिस रिस्क? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मेरी स्टोरी बताते हुए। तो इसके पीछे कुछ एक रीज़न नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि मैं जब भी यूके में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा उधर एक मतलब हम लोग बाहर पार्टी कर रहे थे, तभी हम झगड़ा हो गया एक इससे ब्रिटिश सिटीजन से, और दैट वाज ऑन द लाइंस ऑफ कि यार तुम इंडियन हो या फिर तुम लोग हमसे कितना नीचे हो, ये उसने मुझे दिखाने की कोशिश की। फिर उसने मुझे मारा, फिर हम लोग ने उसे मारा, वो बात अलग है। फिर मैं वहाँ से जब घर वापस आया तब मैं बहुत रोया क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि खाली मैं एक इंडियन हूँ, इसीलिए मुझे मारा गया था, इसीलिए मुझे छोटा समझा गया था। तो तब मेरे दिल में एक पेट्रियाटिज्म की भावना आई और उस दिन से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। तो जब मैं इंडिया वापस आया, मैं डैड के साथ काम करने लगा था, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ मैं अपने अगर देश के लिए कर सकूं या फिर कुछ ऐसा कर सकूं जिससे भारत का नाम ऊंचा हो जाए या सर ऊंचा हो जाए, तो दैट विल बी मच बेटर देन जस्ट ज्वाइनिंग माई फादर्स बिजनेस। तो इसीलिए मैंने खोज जारी थी मेरी कि क्या कर सकता हूँ। और मैं कोल्हापुरी चप्पल के बारे में बहुत पैशनेट था। मतलब कोल्हापुरी चप्पल पहन के ही मैं यूके में भी घूमता था। मैनचेस्टर के जो ओल्ड ट्रैफर्ड फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ पे भी मेरा कोल्हापुरी चप्पल के साथ फ़ोटो है। तो इतना मैं पैशनेट कोल्हापुरी चप्पल के बारे में था। लेकिन वो मेरी फर्स्ट बिजनेस आइडिया नहीं थी। बहुत बिजनेस आइडियाज़ मैंने राइट डाउन किए, लेकिन एक शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ जब गया था बाहर, तब मैंने एक लेदर जैकेट पहना था और नीचे एज़ यूजुअल मैं कोल्हापुरी ही पहनता था। तो तब एक जनरल जो एक ऐसा क्लिक होता है दिमाग में, वो एक क्लिक हुआ कि यार ये लेदर जैकेट है, ये लेदर कोल्हापुरी है, ये इतना सॉफ्ट है, और ये कोल्हापुरी चप्पल हार्ड क्यों है? तो वो क्वेश्चन ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि मुझे उसके बारे में कुछ जानना था कि ये ऐसा क्यों है। तब वो जाके मुझे लगा कि तभी वो एक बिजनेस की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि एक मैं एज अ पर्सन ऐसा हूँ कि मुझे अगर कोई बात अच्छी लगती है तो मैं खाली उसके पीछे दौड़ता हूँ, मैं बाकी कहीं और देख ही नहीं सकता हूँ। तो फिर उसमें रिसर्च, फिर लेदर के बारे में सीखा, फिर चप्पल बनाना सीखा खुद से कोल्हापुर में जाके।
और वो जर्नी हम लोग ऑफकोर्स बाद में बात करेंगे, लेकिन ये दिस वाज द स्टार्ट ऑफ दैट जर्नी। और इसीलिए आई बिलीव कि मैं पापा के बिजनेस में ज्वाइन नहीं हुआ और ये स्टार्ट कर लिया। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी आप जो बिजनेस करते दैट इज D2C, काफ़ी एक नया कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड D2C क्या होता है, क्या इसका इकोनॉमिक्स होता है, कैसे चीज़ें यहाँ पर वर्क करती है। सी अभी D2C एक थोड़ा मिसअंडरस्टूड वर्ड है मुझे लगता है। मतलब जनरली अभी D2C वर्ड के बारे में ऐसे समझा जाता है कि D2C इज ओनली ऑनलाइन। मैं वैसे नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि D2C कैन ऑल्सो बी ऑफलाइन थ्रू योर ओन स्टोर्स। मतलब आपका अगर दुकान है तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ही है। D2C का फुल फॉर्म बेसिकली है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेदर आप ऑनलाइन पहुंचते हो या फिर ऑफलाइन पहुंचते हो डजंट मैटर, बट D2C जो आज के समय का जो शब्द है कि विच इज ऑनलाइन, वो एक कम्प्लीटली अलग बिजनेस है। तो मतलब जैसे अभी 10 years बैक समझो ये वर्ड ही नहीं था, क्योंकि ये ऑनलाइन का बिजनेस ही अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो अभी जो सारे ब्रांड्स है दोज आर फोकसिंग ऑनलाइन, उनके स्टोर्स नहीं होते हैं। उनका एक नया कंसेप्ट है ब्लैक स्टोर्स करके। तो ब्लैक स्टोर्स होते हैं मतलब जहाँ से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट शिप कर पाओगे, ऐसे वेयर हाउसेज, तो उनको वो ब्लैक स्टोर्स बोलते हैं। तो ऐसे ये पूरी इंडस्ट्री वर्क करती है कि कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, कंपनी के पास जाता है, कंपनी का खुद का एक भी स्टोर नहीं होता है, वो डायरेक्टली जगह जगह के वेयर हाउसेज में से प्रोडक्ट शिप करती है और कस्टमर को खाली कस्टमर सपोर्ट देती है। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू बिजनेस। और हम लोग आई फील ऑनलाइन में अभी एक 3-4 साल पहले आए, लेकिन ऑफलाइन में उससे पहले 3-4 साल थे। तो ऑफलाइन आई वुड से इज आर वे ऑफ DTC। और ऑनलाइन में वी आर ऑल्सो लर्निंग। हम लोग भी थोड़ा उसमें रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी अभी एक्सपांड हो रहे हैं उसमें। D2C में जनरली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर वेबसाइट पे आप जाओ, अलग से लॉगिन करो, अलग से साइन अप करो, राइट। एंड सो ये तो है ही, प्लस लॉजिस्टिक भी कंपनी को हैंडल करना है खुद ही, कंपेयर टू जैसे ई कॉमर्स होता है। तो आप लिस्ट कर दिया, एक ही जगह पर 1-2 अकाउंट होते लोगों के, बाय कर लिया। तो D2C का काफ़ी एक इमर्जेंस हो रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज आ रही है और ये तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। सो हाउ डू यू सी एज अ D2C फाउंडर कि ये चीज़ें सॉल्व हो पाए नियर फ्यूचर में? सी अभी खाली ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है खाली ऑनलाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट इतने हाई है और उसके रिटर्न्स कम है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस का आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी एक 3,000 की चप्पल है तो उसमें हम लोग एड्स रन करते हैं, उसका फोटो लगा के, वीडियो लगा के, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये सब ऐड रहती है। तो उसका जनरली खर्चा आता है 1200 से 1500 के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3000 में GST इंक्लूडेड है। तो 3,000 की है ही नहीं चप्पल, 2,500 की। राइट। तो 2,500 में से 1200-1500 रुपए गए एड्स में। राइट। उसमें से फिर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट है 35-40%। तो फिर वहाँ लेट्स से समझ लो आप 900-1000 रुपए गए, उधर ही पूरा मतलब 1,500 प्लस 1,000 रुपये उधर ही पूरा। राइट। मार्जिन तो खत्म हो गया। ऊपर से आपको रिटर्न्स है जो D2C में वेरी यूजुअली दे आर वेरी हाई, अराउंड 30% 40% इतना रिटर्न होता है। ऊपर से आपका कुरियर आ गया, ऊपर से आपका बैकएंड सपोर्ट आ गया, जो 2-3 आदमी आपको रखने पड़ते हैं ऑनलाइन बिजनेस संभालने के लिए। एक कॉल सेंटर टाइप थोड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। तो कॉस्ट्स आर वेरी हाई बट रिटर्न्स आर वेरी लो बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन। मतलब इतने ब्रांड्स आजकल फेसबुक पे ऐड करते हैं, राइट, कि कंज्यूमर को पता ही नहीं लगता है कि उनसे किस पे क्लिक करूँ, किस पे नहीं करूँ। अगर क्लिक भी करता है तो वेबसाइट पे जाके बाय नहीं करता है, अगर बाय भी करता है तो रिटर्न कर देता है। तो बहुत डिफिकल्टीज है। वेर स्टोर्स में कैसा है, स्टोर ऑफलाइन में कैसा है, ऑफलाइन इज़ अ वेरी सेट बिजनेस। ऑफलाइन में कस्टमर आता है, एक तो आने की कोई कॉस्ट नहीं है, राइट, मतलब कॉस्ट है बट होर्डिंग समझो लगा दिया आपने, या फिर इट इज़ ऑल्सो वर्ड ऑफ माउथ, राइट। तो जब भी आता है तब जनरली लेता है, अभी लेता है तो जनरली रिटर्न नहीं करता है, अभी रिटर्न करता है तो जनरली एक्सचेंज करता है, रिफंड नहीं मांगता है। तो ये सब वजह है ऑफलाइन बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होने की। 2 सवाल है यहाँ पर मेरे। पहला ये कि अब ऑफलाइन की जब बात आती है, स्टोर खड़ा करना है, रेंट काफ़ी कुछ एक हिस्सा चला जाता है खर्चे में।
तो क्या आपको लगता है कि अगर रेंट का भी हिस्सा हम इंक्लूड करें, स्टिल ऑफलाइन इज मेकिंग सेंस नाउ? 100%, क्योंकि रेंट से आपको एक शोकेस मिलता है। जैसे कस्टमर अगर आता है और कुछ लेता भी नहीं है, फिर भी फील कर सकता है, पहन के देख सकता है, ट्राई कर सकते हो, मेरे साइज़ क्या है उसे अभी पता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक कस्टमर जब बाय ऑनलाइन करता है, उसको साइज़ का अंदाज़ा नहीं है, उसको फील कैसा है पता नहीं है, उसको मटेरियल क्या है पता नहीं है। तो और एक सेल्स पर्सन से जो बातचीत करके जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी नहीं है। राइट राइट। तो ऑफलाइन से आई फील एक डिस्प्ले भी मिलता है आपको, एक इंटरेक्शन बनता है, आप एक रिलेशन बना सकते हो कस्टमर के साथ। बट दैट बीइंग सेड, ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन इज द आइडियल कॉम्बिनेशन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑफलाइन ही करो या ऑनलाइन ही करो, इट इज़ ऑलवेज ओमनी चैनल ही आपको जाना पड़ेगा। मतलब आप जब कस्टमर के फ़ोन पे भी दिखोगे, इंस्टाग्राम पे, आप जब रोड पे भी दिखोगे एक स्टोर पे, आप जब मॉल पे भी दिखोगे एक कियोस्क में, तब जाके कस्टमर बाय करेगा, तब जाके उसको आप पे ट्रस्ट होगा। अभी क्या होता है कि इंडिया में कल्चर है, कल्चर ये है कि कोई भी चीज़, अब देखो कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं कि कोल्हापुरी आपके ब्रांड के किसी ने मंगा ली, शायद किसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया, जेन्युइन रीजन से किसी ने डिसाइड किया कि रिटर्न करता हो। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न ये है कि देर आर मेनी पीपल कि जो जस्ट ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन रिटर्न करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी है कि एक आध दिन पहन लेते हैं, फंक्शन वगैरह जाना है पहन के, क्योंकि आपका भी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा इस चीज़ के लिए जनरली यूज़ किया जाता है शादी वगैरह फंक्शंस में। सो नाउ जनरली क्या कॉस्ट जाती है आपके लिए, और एक जनरल भी बता दीजिए कि D2C सेगमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है उस बिजनेस पर? देखिए, बहुत इम्पैक्ट होता है। एक तो कस्टमर एक्वायरी की जो कॉस्ट होती है, जिसे हम लोग कैक बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, तो वो एक तो आपकी चली जाती है, क्योंकि उसने बाय कर लिया, अपने उसको वो ऐड का उसको एक्सपेंस डाल दिया, तो वो एक आपका एक्सपेंस निकल गया। ऊपर से आपने कुरियर कर दिया, ऊपर से आजकल के कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, रिटर्न कुरियर भी आप नहीं करना, वो नहीं करेगा, तो आपने उठाना भी है उससे, राइट, आपके ऑफिस में वापस आएगा। फिर अगर उसने यूज़ किया है, वो किसी को बेच सकते हो आप, नहीं तो प्रोडक्ट का भी कॉस्ट गया, तो देन इट इज़ 100% लॉस। मतलब 3,000 की चप्पल बेच के 6,000 का लॉस हो गया ऐसा। तो अभी मतलब आपके बिजनेस में, या फिर अगर हम जनरल D2C बिजनेस में बात करते हैं, तो कितना बड़ा फिलहाल ये प्रॉब्लम है, या फिर इतना है कि ज़्यादा मतलब नहीं आ रहे रिटर्न्स वगैरह? नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर्चुनेटली हमारे पास वो प्रॉब्लम कम है, क्योंकि हम लोग ने मैकेनिज्म वैसा बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग COD ऑफर नहीं करते। अच्छा। तो अगर आपको लेना है तो आपको पहले पैसा भरना ही पड़ता है। तो उसमें हम लोग को ऐसा कुछ घमंड नहीं है कि हम लोग COD नहीं करते, बट इट इज़ अ फैक्ट कि अगर मैं लॉस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फंडेड कंपनी नहीं हूँ, मैं अपने पैसे डाल के बिजनेस करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो मैं ऐसे ऑब्वियसली चाहूँगा कि अगर कस्टमर आएगा तो आई विल गिव हिम 100% बिजनेस, बट आई शुड ऑल्सो हैव अ सॉर्ट ऑफ अ गारंटी कि ये बिजनेस है। राइट राइट। COD में कैसे होता है, ये हवे में तुक्का है ऐसा ही। अगर घर पे आदमी मिल गया तो मिल गया, अगर उसने फ़ोन उठा लिया तो उठा लिया, बट मुझे तो कॉस्ट सारे हैं। तो दैट इज़ अ विन लूज सिचुएशन। तो हियर व्हाट वी डू इज़ अ विन विन सिचुएशन कि कस्टमर ऑर्डर करता है, उसको हमारा एक कॉल सेंटर वाला आदमी कॉल करता है, उसका साइज़ रिकन्फर्म करता है, उसके फिट रिकन्फर्म करता है, वेदर उसका फुट ब्रॉड है, नैरो है, कैसा है। उसके बाद उसको प्रोडक्ट जाता है, तो ही ऑल्सो फील सिक्योर कि यार मेरे को कंपनी ने सारा पूछा है। ऊपर से हम लोग का पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, तो पैकेजिंग जब पहुंचता है तब प्रेजेंटेबल इतना है कि कस्टमर को लगता है बस मैंने सही चीज़ खरीदी है। ऊपर से उसको एक पोस्ट डिलीवरी कॉल भी जाता है कि सर सब ठीक है, सर मैडम सब ठीक है, फिट अच्छा है, कुछ टाइट लूज़ करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो हम लोग उसे पिकअप करके मंगवा लेते हैं और टाइट लूज़ करके उसको भेज देते हैं। तो कस्टमर को हम लोग किंग की तरह ही ट्रीट करते हैं, किंग और क्वीन की तरह। बट इट्स जस्ट दैट COD डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस टू मी। ओके, चलिए अज्यूम कर लेते 2 बिजनेसेस हैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम सब कुछ है। एक बिजनेस COD ऑफर कर रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, एक नहीं कर रहा है। क्या फ़र्क आएगा इन बिजनेस के इकोनॉमिक्स पर? एक तो जो कस्टमर
जो कस्टमर सीओडी ऑर्डर करेगा वो सीओडी ही ऑर्डर करेगा। अच्छा। मतलब अगर आप ऑफर कर रहे हैं और मैं ऑफर नहीं कर रहा हूँ तो वो शायद मेरे से लेगा ही नहीं। जो मैं एकदम ही श्योर है वो ही मेरे से लेगा, बाकी वो आपसे लेगा क्योंकि उसको पता है रिटर्न है, ये है वो है वो है। बट दैट इज़ अ फंडेड गेम, तो दैट इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप वो सब करने का अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि मेरा बिजनेस कैसा है, मैं अगर मंथ ऑन मंथ अगर लॉस बनाते जाऊंगा तो मैं पैसे कहाँ से लाने वाला हूँ। तो इट शुड बी ऑलवेज बी अ सस्टेनेबल बिजनेस। तो विदाउट सीओडी इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस। जैसे मैं हर एक ऑर्डर में अगर पैसा कमाऊंगा तो ही मैं स्टोर्स खोल पाऊंगा, तो ही मैं वेबसाइट चालू रख पाऊंगा, तो ही मैं अपने स्टाफ को पैसा दे सकूंगा, और तभी ये बिजनेस सर्वाइव करेगा और कस्टमर्स को सर्व करेगा। तो दैट इज़ माई लॉजिक बिहाइंड नो सीओडी। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी लॉस है, 20-30% ऐसा रहेगा कि जो कस्टमर सीओडी ना नहीं है इसीलिए मेरे से बाय नहीं करेंगे, लेकिन उनको हम लोग सपोर्ट वैसा कर सकते हैं, उनको हम लोग ट्रस्ट बिल्डिंग के थ्रू उनको वापस ला सकते हैं कि हम लोग फ्रॉड नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं बैठेगी चप्पल और आपको रिप्लेस करनी है, वी विल गिव 100% रिफंड। बट ये तुक्केबाजी नहीं चलेगी। ओके। ये मंगा के देखते हैं क्या होता है, अगर आया तो ठीक है। तो वो आई डोंट फील एज अ सेंसिबल थिंग टू डू इन बिजनेस। सीओडी अगर कोई कस्टमर ले रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है उनकी रिटर्न करने की वर्सेस जो सीओडी नहीं ले रहे, सीधा पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट? सो हम लोग ने भी पहले सीओडी लाइक अदर वेबसाइट्स रखा था, तो तब हम लोग को ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आते थे। और अभी ह्यूज नंबर है, अभी 5%, ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, कस्टमर के दिमाग में हम लोग ने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, उसके दिल में हम लोग ने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है कि यार ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगी। इसीलिए कस्टमर घबराते नहीं है ऑर्डर करते हो। अगर रिप्लेसमेंट चाहिए भी उनको, मतलब रिफंड भी चाहिए, तो उनको पता है यार आ जाएगा। और हम लोग कन्वे भी वैसा करते हैं कि सर मैम इट विल टेक 48 आवर्स, बट आप निश्चिंत होके ऑर्डर करो। अगर आपको नहीं है, हम लोग रिटर्न पिकअप भी करवाएंगे, आपको पैसा भी गूगल पे आ जाएगा, NEFT आ जाएगा, जैसा आप चाहो आ जाएगा। तो आपको ये नहीं लगता कि मेजॉरिटी D2C ब्रांड्स काफ़ी नए होते हैं? मतलब तो ऐसे में अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा है, तो एक तो ये रहता है कि ब्रांड के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो मैं भरोसा कैसे करूँ कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं? राइट। तो मतलब इसको आप किस तरह से देखते हो और आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? सो डेफिनेटली वो हिंड्रेंस तो है, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर कस्टमर अगर लेगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। बट इसीलिए हम लोग ने एक नया मॉडल अप्लाई किया है कि जो D2C में जनरली करते नहीं, विच इज़ स्टोर्स बोलिए, या फिर हम लोग ने टाइप्स बहुत किए। फॉर एग्जांपल अभी विद इन महाराष्ट्र में ही हम लोग के अराउंड 50 स्टोर्स है कि जो पॉइंट ऑफ सेल्स है हमारे, मतलब जिन लोगों के पास हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपके शहर में अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके शहर में अवेलेबिलिटी है। अगर आप हमें खाली एक कॉल करोगे तो हम उधर से भिजवा सकते हैं आपको ट्रायल के लिए। तो एक आदमी आएगा, आपको ट्रायल देगा, और अगर आपको पसंद आए ले लीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो आपकी चॉइस है। तो ऑप्शन है। लेकिन सीओडी से क्या होता है, सीओडी से आपकी बिजनेस की हेल्थ बहुत बिगड़ती है। मतलब अभी आप सारे फंडेड कंपनीज देखोगे, सारे लॉसेज में, सारे D2C जो ब्रांड्स है, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से 85% ऑफ द D2C स्टार्टअप्स आर इन लॉसेस। क्यों? इसी रीजन की वजह से। तो वो मुझे करना नहीं है। मुझे मेरा धंधा अगले 100 साल तक जिंदा रखना है, तो उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो 100% हम लोग थोड़ा सीओडी पे काम करेंगे, थोड़ा कैक नीचे लाने में काम करेंगे थ्रू बेटर प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, बेटर कंटेंट क्रिएशन। बट मुझे नहीं लगता सीओडी सस्टेनेबल है। अभी आप मेरे फील्ड में फॉर एग्जांपल आप नीमन्स का एग्जांपल ले लो। नीमन्स ने क्या किया है, एकदम हेवी डिस्काउंटिंग, 3000 MRP डाल देगा, क्रॉस करके 1500, क्रॉस करके 1200, क्रॉस करके 999। उसका आप अगर बैलेंस शीट पढ़ोगे, बीच में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे पता नहीं सच है झूठ है, उन्होंने 100 करोड़ का अभी फंडिंग उठाया है
उनका टर्नओवर आई थिंक कुछ 30 करोड़ है और उस पर उनका लॉस 80 करोड़। तो ये कौन सा टाइप का बिजनेस हुआ? ये मुझे बिजनेस ही नहीं लगता है। तो ये मतलब आप खुद भी पैसे नहीं कमा रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर को भी पैसे नहीं कमा के दे रहे हो, ऊपर से आप कस्टमर को भी आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपको 70% डिस्काउंट पे बेचना है। तो किसका भला हो रहा है? राइट राइट, गॉट इट। सो चैपर्स इज योर फर्स्ट बिजनेस या इससे पहले भी आपने कुछ ट्राई किया? दिस इज द फर्स्ट। सो नाउ रिसेंटली आप शार्क टैंक चले गए, वहाँ पर शूट हुआ। सो टेल अस मोर अबाउट क्या कुछ प्रोसेस होती है, क्या कुछ स्टेप्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक कोई है मतलब यंग एंटरप्रेन्योर, उसको भी वहाँ तक जाना है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इतना इतना आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट या बेसिक प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें होती हैं? सो शार्क टैंक की प्रोसेस बहुत लंबी और बहुत टीडियस है, बट मतलब उतना होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जाके आपको जिस अमाउंट का प्रमोशन मिलता है, जिस अमाउंट की ब्रांडिंग मिलती है, जो अमाउंट ऑफ अवेयरनेस आपको मिलता है, तो उतनी होनी चाहिए। सो इन माय केस सीज़न 2 में हम लोग का अनफॉर्चुनेटली एयर नहीं हुआ, लेकिन सीज़न 2 में 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा। और उसमें से हम लोग आई थिंक 175 या ऐसे कुछ सिलेक्ट हुए थे शार्क्स के सामने जाने के लिए। सो ये 2 लाख में से 175 किस बेसिस पर इन्होंने स्क्रीनिंग की इसकी? तो ये एक तो यूनिकनेस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में दम होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 कंपनीज है आपकी जैसी, तो ऑब्वियसली सी बात है आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। लेकिन आपने अगर कुछ नया किया है, आपने अगर कुछ इनोवेशन किया है अपने इंडस्ट्री में, या फिर आप कुछ बहुत ही उम्दा लेवल की सर्विस दे रहे हो, या फिर आपका विजन एकदम बहुत तोड़ू है, तो ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट उनका ये नहीं है कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, यही प्रोडक्ट होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा। तो पहले जब भी आप एक फॉर्म भरते हो, एक बड़ा सा फॉर्म है, उनकी वेबसाइट्स पे जाके फॉर्म फिल किया। हाँ, तो फॉर्म फिल करते टाइम आपने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी वहाँ पर या कुछ मेंशन की जिसका आपको फ़ायदा हुआ शॉर्टलिस्ट होने में? हम लोग का एक्चुअली मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स लगता है, एक तो वेरी यूनिक प्रोडक्ट। ओके। मतलब कोल्हापुरी चप्पल को कस्टमाइजेबल और यूनिक कलर्स में, यूनिक एक्सपीरियंस में हम लोग डिलीवर करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। किसी ने नियॉन ग्रीन कोल्हापुरी चप्पल, या फिर रेड कोल्हापुरी चप्पल, या फिर कोल्हापुरी के नीचे एकदम ऐसा कुछ स्पाइक्स लगे हुए, ऐसे किसी ने देखे नहीं थे। तो दैट वाज आवर एडवांटेज। दूसरा, हम लोग ने एक इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें आप अगर हमारे स्टोर में आते हो तो आप एक स्क्रीन पे चप्पल शूज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो स्क्रीन पे प्रॉपर। मतलब एक आपको घूमती हुई चप्पल दिखेगी, उसको आप घुमाओ, इधर से देखो, उधर से देखो, फिर उसको कलर चेंज करो, डिज़ाइन चेंज करो, उस पर इनिशियल्स ऐड करो, उस पर स्टड्स ऐड करो, उस पर कुछ अलग सा डिज़ाइन आपको चाहिए तो वो ऐड करो, उसका सोल चेंज कर दो, सोल का कलर चेंज कर दो, स्टिचिंग ऐड करो, ये सब आप उस पर कर सकते हो। तो वो मैंने वीडियो पहले ही फॉर्म में डाल दिया था। अच्छा। तो उससे मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे डाउट ही नहीं था कि मैं एटलीस्ट फर्स्ट राउंड क्लियर करूँगा, क्योंकि वो वीडियो देख के हमारे कस्टमर्स ही इतने पागल हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये भी पागल हो जाएंगे। और वैसे ही हुआ। मुझे कितने थोड़े दिन में कॉल आ गया, 15-20 दिन में कॉल आ गया कि आप सिलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड में। मैंने बोला चलो बढ़िया है। तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग को एक वीडियो चाहिए, 2 वीडियोस चाहिए, एक प्रोडक्ट वीडियो, दूसरा आपका पिच करते हुए वीडियो। ओके। जैसे आप इमेजिन करो आप शार्क्स के सामने हो और आप पिच करो और उसका हमें वीडियो भेजो। ओके। तो उस वीडियो पे भी हम लोग ने बहुत खर्चा किया, एकदम अच्छा वीडियो बनाया। हम लोग ने अपने फैक्ट्री में वर्कर्स का इंटरव्यू लिया, उनका वीडियो डाला, फिर मेरा एक पिचिंग वीडियो डाला उसमें, फिर हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते कैसे है, बेचते कैसे है, कस्टमर हमसे लेता कैसा है, इसका पूरा वीडियो बनाया। दूसरा प्रोडक्ट वीडियो में पूरे सारे घूमती हुई चप्पल, उस पर जूम इन किए हुए एंगल, उसके पीछे इफेक्ट्स, ऐसा बहुत कूल वीडियो बनाया था यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। तो वो भी हम लोग का एक बहुत इम्प्रेसिव था। तो मुझे वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस था, चलो हो जाएगा यार। तो तभी डायरेक्टली 2 लाख से उन्होंने वीडियो ही खाली 10,000 लोगों से मांगा था। अच्छा। बाकी 1,90,000 डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते ये लोग बेस्ड ऑन फॉर्म।
अच्छा, बेस्ड ऑन फॉर्म। बेस्ड ऑन जस्ट फॉर्म। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्म वो दिमाग लगा के Right. भरना है। तो 10,000 लोगों को वीडियो मांग लिया, ये वीडियो में भी पास हो गया। तो इसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करना है, बाकी आगे की प्रोसेस है, डू यू टेक कंसल्टेंसी और एडवाइस ऑफ नहीं, एनीवन? खुद ही किया? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली जब भी फॉर्म भरा था ना, मैंने इसे जनरली भर दिया था। क्योंकि जनरली फॉर्म भरते हुए अभी आप और मेरे जैसा आदमी फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को लगता नहीं हम लोग ऐसे इतने बड़े शो में ऐसे ही चले जाएंगे। लगता नहीं है जनरली, ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ी ना इधर थोड़ी ना हम लोग जाएंगे, ये तो पूरा स्क्रिप्टेड रहेगा, कहीं ना कहीं से कंटेस्टेंट उठाते होंगे और जो लोगों को अच्छी बात करना आता है उनको स्टेज पर डाल देते होंगे। तो ये फॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। तो वो वीडियो के बाद उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू रहता है, जहाँ पे वो आपको सवाल पूछते हैं, आप कब स्टार्ट किया, प्रोडक्ट में यूनिक क्या है, कौन कौन कस्टमर्स है, कितना टर्नओवर है, स्टोर्स कितने हैं, ये सब। तो उसमें भी पास हो गया। उसके बाद एक उनका ग्रिलिंग राउंड रहता है। मतलब एक बड़ा सा पैनल बैठता है आपके सामने। मुझे मुंबई में बुलाया था, मुंबई ऑडिशन में। बड़ा सा पैनल, एक तो आपको 2-3 घंटे रुकाते हैं पहले नर्वसनेस में। तो ये सारे उनके, आई थिंक दीज आर मेथड्स टू टेस्ट द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। तो वहाँ पे बुलाते हैं, आपको ग्रिल करते पूरा, ये क्यों वो क्यों। कौन सी लोकेशन पे गए थे आप? मैं गया था मुंबई के अंधेरी में एक विट्स होटल है। अच्छा। वहाँ गया था, वहाँ उनकी मुंबई ऑडिशन थी। तो पूरा ग्रिल करते हैं, आपका कितना नर्वस हो रहे हो आप, ये सब देखते हैं। तो मैं, जैसे मैंने आपको आई थिंक प्री पॉडकास्ट के पहले बताया कि मैं ज़्यादा नर्वस पर्सनालिटी हूँ नहीं। राइट। मैं आप मुझे पूछोगे तो मैं एकदम कामली आंसर दे दूंगा, आपको पसंद आए नहीं आए, ठीक है भाई, निकल जाऊंगा। तो वैसे मैंने आंसर्स दिए, तो उनको वो पसंद आया ओवरऑल। एक प्रेजेंटेशन भी दिया उनको कि कैसे स्टार्ट किया, एक टाइमलाइन बना के गया था मैं, कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, पहली चप्पल कैसी थी, फिर दूसरा वर्जन कैसा आया, तीसरा वर्जन कैसा आया। तो इसीलिए वो सब पसंद आ गया, उधर भी सिलेक्ट हो गया। और फिर एक मेल आ गया कि यू बिन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड, और ये डेट को आपको आना है, 4 दिन रुकना है। और तभी हम लोग पहुँचे, फिर उधर रिहर्सल्स वगैरह थे। थोड़ा उन्होंने स्क्रिप्ट मेरी चेंज कर दी। स्क्रिप्ट मतलब मेरा जो पिच था, तो वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैंने नहीं करना चाहिए था। वो मैंने किया, उनके कहने पे अपना पिच चेंज किया मैंने। अच्छा। लेकिन मेरा पहला पिच बहुत धांसू था यार, उन्होंने चेंज करके एकदम उसको ऐसा भीगी बिल्ली टाइप बना दिया। तो वहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आया। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक लर्निंग अगर ऑडियंस को देना चाहूँ तो इट वुड बी कि एयर होने के लिए जाना, फंडिंग के लिए मत जाना। वहाँ पे जाके कुछ ड्रामे करना या फिर कुछ थोड़ा एकदम अम्यूजिंग टाइप फनी कुछ करना। फंडिंग के हिसाब से मत जाओ यार, एयर हो जाएगा ना तो 20 लोग आएंगे फंडिंग देने। राइट। लेकिन एयर ही नहीं होगा ना तो फिर कोई पहचानेगा नहीं, फिर फायदा नहीं होगा। राइट। और रिसेंटली ये भी पाया गया कि बहुत सारे जो डील्स वहाँ पर होती है उसमें से मेजॉरिटी फ्रूटफुल नहीं होती। मतलब वो कुछ ना कुछ मतलब चाहे वो ड्यू डिलीजेंस में हो, कहीं ना कहीं साइड में हो जाती है। तो इट्स बेटर। नाउ अगर हम कोल्हापुरी की बात कर दें या रीजनल प्रोडक्ट्स, मतलब आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे उस तरह की बातें करते कि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी रीजनल है, जैसे कोल्हापुरी है। अब इस प्रोडक्ट को क्या है ना कि महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। बराबर। तो हाउ डू यू सी कि मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा हर्डल भी है कि कैसे टैप करना है? राइट। सो एक तो मुझे हमारी कमी के वजह से वो आई थिंक लग रहा है कि वो प्रोडक्ट गया नहीं है बाहर। मतलब कोल्हापुरी चप्पल इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। उसमें इतना एफर्ट लगता है वो आदमी का, वो कारीगर का, लेकिन फिर भी उसका सेल ईयर ऑन ईयर डाउन जाता देख रहा था मैं। मतलब पूरी इंडस्ट्री का क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो ये 21st सेंचुरी के लिए प्रोडक्ट ही बना नहीं है यार। ये लोग, ये चप्पल बनी थी 1600 साल में। तो ये क्या हिस्ट्री क्या है इसकी एक्चुअली एक जब शाहू महाराज कोल्हापुर में रूल कर रहे थे तो उनको ये चप्पल पसंद आती थी बहुत। तो तब एक छोटे स्केल पे वो बनती थी और शाहू महाराज के फैमिली पहनती थी और वो रॉयल फैमिली पहनती थी बेसिकली। अच्छा, वहाँ से शुरुआत हुई। तो बाद में एक सौदागर फैमिली करके एक फैमिली थी कोल्हापुर में,
तो उन्होंने ये कोल्हापुरी चप्पल का ट्रेडिंग मुंबई में स्टार्ट कर दिया और तब से ये फेमस हो गई। अच्छा, ऐसी उसकी शॉर्ट स्टोरी है। बट दैट हैविंग बीन सेड, उसमें कोई ब्रांड change- था मतलब जो कोई सौदा- ब्रांड नहीं। अच्छा, नॉर्मल brand जस्ट कभी भी नहीं था। कोल्हापुरी बोल के। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, 400 साल से वो प्रोडक्ट में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। मतलब अभी भी आज आप प्रोडक्ट देखोगे कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुर जाके एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट बनता है अभी भी 400 साल में। यस मैंने खरीदी रिसेंटली, मतलब सेम ही है। एग्जैक्टली। तो अभी भी वो अनकंफर्टेबल लगती है लोगों को। मतलब तब नहीं लगती थी क्योंकि तब जनरली लोग बेयरफुट चलते थे। Yes. कोल्हापुरी चप्पल में कंफर्टेबल लगता था। आज क्या हो गया है, लोग जिम जाते हैं स्केचर्स का शूज पहनते हैं और उसके बाद अगर कोल्हापुरी चप्पल पहन ले तो आप ही सोचो क्या होगा। एक तो लेदर सोल है, राइट। वो चुभता है। जब तक आपको उसकी आदत नहीं हो जाए तब तक चुभता है, बाद में नहीं चुभता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो है, एकदम कड़क है। तीसरा, फिसलती है, ग्रिप ही नहीं है। आजकल के फ्लोर सारे मार्बल और ग्रेनाइट के हैं तो लोग फिसल जाते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है आज के दौर में। मतलब प्रोडक्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लोग आप अगर देखोगे ना तो पीपल अप्रिशिएटेड। लोग बोलते हैं यार क्या मस्त लग रही है, लेकिन पहनने के लिए लोग रेडी नहीं होते। मतलब देयर इज ओनली अ सेक्टर। जैसे आप बोलोगे कि 100 लोगों में से 2 लोग पहन सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, उसको कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया वो पूरी इंडस्ट्री को। कैसे? एक तो हम लोग ने उसको कंफर्टेबल बना दिया। मतलब मेमोरी फोम यूज करते हैं हम लोग कोल्हापुरी चप्पल में, कि विच इज नेवर थॉट। तो ये पहली बार हो रहा है? पहली बार। दूसरा, हम लोग सॉफ्ट लेदर यूज करते हैं जो चुभेगा नहीं कभी। तीसरा, हम लोग TPU करके एक मटेरियल आता है तो उसके सोल्स बनाते हैं विच आर हाईली फ्लेक्सिबल, अब्रेजन प्रूफ। अब्रेजन प्रूफ मतलब क्या है, घिसता नहीं है कभी। ओके। आप 5 साल यूज भी करोगे ना, घिसेगा नहीं, उसकी हाइट कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिसलेगा नहीं। और चौथा एंगल हम लोग ने इसमें डाल दिया कस्टमाइजेबल, कि आपको जो चाहिए वो कलर में, जो चाहिए वो फिट में, जो चाहिए वो डिज़ाइन में। इसीलिए हम लोग को वो सक्सेस मिला। ना अगर जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है, अगर उसे हमें ऑनलाइन बेचना है, चाहे आप D2C बोलो, मतलब फैंसी नेम है, नॉर्मली कैसे भी बेचना है आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज? और स्टार्ट करने में क्या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है? आई मीन किसी को भी अगर ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है रिलेटेड टू नॉट सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, उसे स्केल पर बेचना है ऑनलाइन जाके, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वन हैज़ टू फॉलो? सी, इसमें 2 एंगल है। मतलब आपको ऑनलाइन अगर बेचना है तो आपको खाली बेचना है या आपको ब्रांड बनाना है। अगर आपका एंगल है तो इट इज़ वेरी इजी। आप वेबसाइट सेटअप करो, शॉपिफाई पे जाओ, 2-2.5 हज़ार में बिजनेस वेबसाइट बनेगी। उसमें आप प्रोडक्ट के अच्छे फोटो डालो और फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू कर दो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, या फिर अमेज़ॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, मिंत्रा पे जाओ। प्रॉब्लम इज आपका अगर ब्रांड नहीं होगा तो ये लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपको खाली खुद की वेबसाइट पे बेच सकते हो आप। दूसरा एंगल है, अगर आपको ब्रांड बनाना है। अगर आपको ब्रांड बनाना है, यू हैव टू बी पेशेंट। ऐसे नहीं होगा कि मेरा 2 साल में ब्रांड बन गया, ऐसे होता ही नहीं है कभी। लोग ट्राई करके मरते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। ब्रांड बनने में 5 साल 7 साल लगेंगे। अच्छा, और तब तक आप में ताकत होनी चाहिए टू सस्टेन। आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है वो आना चाहिए। मतलब आप अगर डिस्काउंट बेस्ड प्राइसिंग करोगे या फिर डिस्काउंट बेस्ड सेलिंग करोगे तो आप सर्वाइव नहीं हो पाओगे। इसीलिए आपके प्रोडक्ट में पहले दम चाहिए, यूनिकनेस फैक्टर चाहिए, कि जो आपसे कस्टमर क्यों खरीदेगा। आप अगर अमेजोन पे भी जाओगे, अगर आप कोल्हापुरी चप्पल टाइप करोगे, 100 लोग मिलेंगे, आपसे क्यों खरीदेंगे लोग। तो उसमें एक यूनिकनेस फैक्टर चाहिए। इधर लुक में यूनिकनेस चाहिए, प्राइस में यूनिकनेस चाहिए, कंफर्ट में यूनिकनेस चाहिए, ब्रांड में यूनिकनेस चाहिए। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो लोग आपके पास खरीदेंगे नहीं। तो ब्रांड बनाने में मुझे लगता है फर्स्ट दिस शुड बी, आप अच्छे कंटेंट क्रिएशन में जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा, अच्छे कंटेंट क्रिएशन के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाओ।
तो उससे क्या होगा, आपका फॉलोइंग इंक्रीज होगा। एक बार फॉलोइंग इंक्रीज हो गया तो लोग आपको सर्च करेंगे गूगल पे। राइट। लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका रेटिंग बढ़ जाएगा। तो ये सब वो साइकिल है। हाँ। मतलब ये वो 1-2 सालों का यही नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस। इवन वी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली ट्राई टू अप आवर गेम। अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हैं, और फॉलोअर्स हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, और नंबर ऑफ विजिटर्स कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आई फील कि प्राइस बेस्ड सेलिंग इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप ब्रांड बनाओगे तो सस्टेन होना बाद में ईजी है, पहले तो डिफिकल्ट ही होता है। बट प्राइस बेस्ड सेलिंग में होता क्या है, अगर आपने समझो एक वॉलेट्स का ब्रांड बना लिया आपने, और 500 रुपये में आप वॉलेट बेच रहे हो, ऊपर से आप बनाते भी नहीं हो। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत से लोग करते हैं, ट्रेडिंग करके ऑनलाइन पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, वो जो आपको बेच रहा है वही फाइंड आउट करता है कि ये 500 में बेच रहा है, मैं क्यों 250 में बेचूं। तो वो 450 में बेचने लगता है। तो आप आते हो 440 पे, फिर वो 400 में आता है, फिर आप उससे तो कम्पीट कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए प्राइस बेस्ड सस्टेनेबल नहीं है। ब्रांड अगर आपका है तो आपको प्राइस में कोई पूछेगा नहीं, ये प्राइस क्यों, वो प्राइस क्यों। आप अपना प्राइस बना सकते हो। मतलब मैं आज कोल्हापुरी चप्पल की एवरेज प्राइस मेरी 4,000 रुपये, किसने सोचा था। लोग क्या बोलते हैं, कोल्हापुरी तो 300 रुपये में मिलते हैं रास्ते पे। लेकिन आज हम लोग ने वो प्राइस बिल्ड की है अपनी। और इससे मैं बोलूँगा कि ये ब्रांड बिल्डिंग है। लोग चैपर्स को ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए लोग 4,000 की कोल्हापुरी लेते हैं। ये कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे 4,000 की रखनी है? क्योंकि कोल्हापुरी 1,000 वाली भी है, 2,000 वाली भी है, 3,000 वाली भी है। हाँ, सो ये डिसाइड तो ऐसे मैंने प्राइसिंग नहीं किया था। 2 चीज़ें मैंने डिसाइड की थी। एक तो अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा कभी, और दूसरा क्वालिटी कभी खराब नहीं दूंगा। और तीसरा एक और मैंने डिसाइड किया था, वॉज कोल्हापुरी चप्पल को मैं अपलिफ्ट करूँगा। कोल्हापुरी चप्पल की इमेज मैं बदल दूंगा पूरी। तो कोल्हापुरी चप्पल की इमेज कैसी थी आपको पता है, 300 रुपये रास्ते पे मिलती है, और उसको एक ऐसा ग्लैमर नहीं था। जैसे अमीर लोग नहीं पहनते थे, क्यों, अरे ये थोड़ा साइडी प्रोडक्ट है, ऐसा बोलते थे। तो ये मुझे बहुत खटकता था। मुझे लगता था ये दिस इज़ वेरी अनफेयर। हम लोग के जो कारीगर है इतना एफर्ट डालते हैं उसमें, तो ये इमेज चेंज होनी चाहिए। और प्राइस ये खाली प्रोडक्ट पे नहीं बनती है, प्राइस एक्चुअली बनती है इमेज पे। मतलब आप इमेज उसकी कैसी प्रोजेक्ट करते हो उस पर प्राइस है, नॉट द एक्चुअल मटेरियल्स, एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट, उस पर प्राइस नहीं बनती है। जैसे आप एक ब्रांड देख लो, अमीरी। ओके। एक यूरोपियन ब्रांड है जो आजकल सारे सेलिब्रिटीज पहनते हैं। नॉर्मल टी शर्ट है, उस पर खाली अमीरी लिखा है बस 50,000 रुपीज़। तो आप बोल सकते हो टी शर्ट 25,000 में बनी थी, पॉसिबल है ना। टी शर्ट 500 में ही बनी है। हाँ। लेकिन वो ले रहे लोग 50,000 में। तो दैट इज़ नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। ऊपर के जो 39 या फिर 45,000 है, दैट इज़ योर ब्रांड नेम विच पीपल आर बाइंग। तो आई फील ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी ब्रांड बनाना इज द फर्स्ट थिंग यू शुड फोकस ऑन। ओके। आपने कैसा बनाया ब्रांड? कैसे शुरुआत के लोगों को अक्वायर किया? एक तो मेरी पहले स्टार्ट बताता हूँ कैसे रही है। तो माई स्टार्टिंग वॉज वेरी टफ, क्योंकि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए थे, या फिर कोई फंड नहीं था मेरे पास। थोड़े बहुत सेविंग्स थे। तो इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप, नो फंडिंग, नथिंग? कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप। तो मतलब मैं मेरे डैड के यहाँ भी जॉब कर रहा था तब। मैंने डैड को बोला कि मुझे डायरेक्टली बॉस बनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे जो बिज़नेस समझता ही नहीं है उसका मैं बॉस कैसे करूँगा, बनूंगा। लोग मुझे आके कल एम्प्लॉयज़ कुछ भी बोलेंगे और मुझे मानना पड़ेगा वो तो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करूँगा। तो तब मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये में कितनी सेविंग हो जाएगी। तो मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए थे टोटल जब मैंने चैपल शुरू करने का डिसाइड किया। थोड़े बहुत डैड से उधार में पैसे लिए थे, वो उतने। तो स्टार्ट वाज वेरी टफ। मैं मुंबई जाता था, लेदर का एक स्क्रैप मार्केट होता था। तो तब खाली सैम्पलिंग था, इसीलिए स्क्रैप मार्केट में जाके लेदर उठाता था। 50-50, 70-70 किलो का लेदर उठा के कंधे पे लाता था। 1-1 किलोमीटर चलता था।
रिक्शा के पैसे बचा के उससे थाली खाता था। एक ऑप्शन था मेरा, सायन पे लेदर मिलता था धारावी में, और सायन पे ये मेरा एक फेवरेट लंच होम था, मॉडर्न लंच होम करके। अच्छा। तो वहाँ पे वेज थाली थी 70 रुपीज़ की, और नॉन वेज थाली थी आई थिंक 170 का या 180, फिश थाली। तो मेरा एक रूल था, मैं अगर रिक्शा से आऊँगा लेदर लेके तो वेज थाली खाऊंगा, क्योंकि 100 रुपये रिक्शा के लगते थे। अगर चलते हुए लेदर उठा के आऊँगा तो नॉनवेज थाली खाऊंगा, फिश थाली, क्योंकि 100 रुपये मैंने बचा लिए थे। तो ऐसे टाइप ऑफ मेरा स्टार्ट था। हर 2 दिन में कोल्हापुर जाता था, सुबह 4:30 की ST पकड़ के। मुझे अभी भी याद है 320 या 330 रुपये का टिकट होता था। सुबह 4:30 या 5 की ST पकड़ के मैं 9:30-10 बजे कोल्हापुर पहुंचता था, और रात में 12 बजे निकल के फिर यहाँ पे वापस 4-5 बजे पहुंच जाता था। तो ऐसे टाइप का मेरा स्टार्ट था। लेकिन माई विजन वॉज ऑलवेज टू क्रिएट अ ब्रांड। ऐसी मेरी विजन नहीं थी कभी कि यार चप्पल मैं बनाऊंगा 1000 में 2000 में बेचनी है मुझे, ये मेरे को विजन नहीं थी। मेरी विजन हमेशा ऐसी थी कि यार वो लार्जर देन लाइफ, उसको कुछ स्टेचर मिलना चाहिए। लोगों ने बोलना चाहिए कि यार चप्पल लेना है तो चायपर से लेना पड़ेगा बॉस। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार स्पोर्ट्स शूज़ लेना है, ला नाइकी ले लिया। तो ऐसे मेरा अभी भी विजन वही है कि जैसे कल अगर लंदन में चैपर्स का स्टोर खुलेगा तो कितना प्राउड फील करेंगे हम लोग एज इंडियंस, कितनी एक प्राइड फील होगी कि यार अपना आदमी एक लंदन के रीजेंट स्ट्रीट पे कोल्हापुरी चप्पल बेच रहा है। तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो उस हिसाब से मैंने ब्रांडिंग किया, और आज भी उसी सपने को देख के मैं ब्रांडिंग करता हूँ। मैं ये सपना नहीं देखता हूँ आपका कि एक लक्ष्मी रोड पे दुकान होना चाहिए भाई, ये सपना ही नहीं है मेरा, इसीलिए वैसा ब्रांडिंग ही नहीं है मेरा। आप मेरा ब्रांडिंग देखोगे तो एकदम हमेशा चकाचक रहेगा। आप मेरा पैकेजिंग देखोगे एकदम आपको लगेगा यार क्या प्रोडक्ट है, मस्त पैकेजिंग बना है। तो ब्रांड ऐसा ही बनता है, पहले आपको विजन बनानी पड़ती है, और उस विजन के बेस पे आपको ब्रांड बनाना पड़ता है। मतलब लोग आपको क्यों फॉलो करें, लोगों को आपको एक रीज़न चाहिए ना कि क्यों फॉलो करें। लोग मुझे क्यों फॉलो करते हैं, हमें क्यों फॉलो करते हैं लोग, कि बॉस ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बीच में कॉन्सेप्ट निकाली थी, मेंस कोल्हापुरी चप्पल को नीचे गोल्डन हील है। तो असली वाला गोल्ड तो नहीं है, वैसे भी कस्टमर है हमारे पास, लेकिन असली वाला गोल्ड नहीं है, बट एकदम शाइनी गोल्ड हील। तो वो इतना हिट हो गया, अभी मुझे आइडिया नहीं थी हिट होगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है क्योंकि विजन वैसा है। मतलब अभी क्रिश्चियन लूबिटॉन फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, सारे सेलिब्रिटीज रेड सोल वाला शूज़ पहनते हैं। देखो आप कोई भी सेलिब्रिटी उठा लो, उसका शूज़ देखो रेड सोल वाला रहता है। तो रेड सोल हैज़ बीन पेटेंटेड बाय क्रिश्चियन लूबिटॉन। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं रेड सोल नहीं बना सकता। ओह, मतलब उसमें कुछ ये है, ऑब्वियसली बना सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ टाइप का प्रोडक्ट्स में रेड सोल नहीं बना सकता, ऐसा कुछ है। बट उसकी वजह से वो फेमस हो गया, खाली रेड सोल लगा के और महंगे जूते बेच के। बस रेड सोल लगाया और 5,000 का जूता 1 लाख में बेचने लगा, उसकी वजह से वो फेमस हो गया। तो उसका वो विजन था, मेरा वो विजन नहीं है। मेरा ये विजन है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ग्लोबल ब्रांड विच सेल्स इंडियन हेरिटेज। इंडियन हेरिटेज के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोल्हापुरी चप्पल लगा लो आप, या फिर अभी हम लोग ने एक पटियाला सैंडल्स लॉन्च किया है, या फिर एक एकदम कंफर्टेबल टाइप ऑफ मोजड़ीज लॉन्च किए हैं। तो दिस इज़ ऑल इंडियन हेरिटेज। हम लोग ने ये सब बनाया है फॉर द पास्ट 500,000 ईयर्स। तो ये मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, बट ऑन अ मच क्लासियर लेवल। मतलब उसकी इमेज जो अभी यहाँ पे है, उसको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, उसकी इमेज को। तो जब इमेज बड़ी होगी तो वो इंडस्ट्री भी वैसी बड़ी होगी। टेल अस सम इनसाइट्स अबाउट फुटवेयर एंड शू इंडस्ट्री, जो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। फुटवेयर इंडस्ट्री एक बहुत मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो यहाँ पे मतलब आपको जैसे अभी आप ब्रांड्स देखते हो तो ब्रांड्स के शोरूम्स बहुत क्लासी रहते हैं, या फिर मतलब एकदम एक ऑरा रहता है वहाँ पे। तो वो फुटवेयर इंडस्ट्री का आप अगर इंटरनल पूरा
वर्किंग देखो तो एकदम अनऑर्गेनाइज रहता है. ओके. मतलब सारा बुक्स पे रहता है. अभी भी लोग पेन से लिखते हैं. जैसे अभी हम लोग का सभी सॉफ्टवेयर पे, मोबाइल पे बिलिंग बनता है. फ़ोन पे सारा आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, चप्पल जूते अपनी. तो वैसा कुछ कुछ है नहीं फुटवेयर इंडस्ट्री में. इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. 80% ऑफ द फुटवेयर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ऐसा ऐसे इस पे है कि बिल बनाना नहीं जानती है. जो लोकल आर्टिजन्स है, जो घर में बैठ के जूते बना रहे हैं, घर में बैठ के चप्पल बना रहे हैं, ये लोगों को बाहर रीच नहीं है कुछ. ये लोगों को बाहर आवाज़ नहीं है कुछ. मतलब दे डोंट हैव अ से. बड़े बड़े ब्रांड्स उनके पास आते हैं, प्रोडक्ट्स बनवा के लेके जाते हैं. और वो भी कैसा है, बड़े ब्रांड्स के भी जो अंदर के जो मैनेजर्स है, वो भी ऐसे कुछ ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे या फिर ऐसा कुछ नहीं है. मतलब इट इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन जनरल. तो हम लोग उसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का कोशिश है हमारी. मतलब उसको हम लोग अभी फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे मैंने बोला अभी वर्चुअल कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म हम लोग ने बिल्ड किया है. या फिर हम लोग का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक होता है सॉफ्टवेयर पे. मतलब किस जोड़ी का इंसोल रेडी हो रहा है, किस जोड़ी का स्ट्रैप रेडी हो रहा है, किस जोड़ी का सोल रेडी हो रहा है, ये हम लोग कंप्यूटर पे ट्रैक कर सकते हैं. जैसे मेरा सेल्स पर्सन कंप्यूटर पे देख के ही बता सकता है कि अच्छा परसों मेरी ऑर्डर डिलीवर होनी है, उसका आज इंसोल बन रहा है, उसका सोल रेडी है, उसका स्ट्रैप कल बनेगा. ये सब हम लोग के सॉफ्टवेयर में है. तो ये एक टिडबिट है अबाउट फुटवेयर इंडस्ट्री की. इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपने बताया कि हाँ आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. कोई ऐसी बुक्स जिनको पढ़ के आपको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिला? बिजनेस से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी को जो ज़्यादा बुक्स एनहांस करेंगे वो मैं बुक्स पढ़ता हूँ. ओके. मतलब जो मेरी हर एक की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, राइट. तो वो गैप्स मैं फिल करने का ट्राई करता हूँ. मतलब स्पेशली मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि ये बिजनेस में फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, उससे वो फ़ायदा होगा. बट मैं ओवरऑल बिलीव करता हूँ कि आपकी अगर पर्सनालिटी ओवरऑल जितनी बेटर होती जाएगी, जितनी गैप्स फिल होती जाएगी, उतना आप बेटर बिजनेस करोगे, उतना आप बेटर बात करोगे, उतना बेटर पर्सनल लाइफ अपनी जियोगे, उतना आप बेटर मे बी ट्रैवल करोगे. तो वो मैं जनरली गैप्स फिल करने के लिए बुक्स पढ़ता हूँ. तो बीच में एक मैंने अभी बुक पढ़ा, कांट हर्ट मी करके. डेविड गॉगिन्स करके एक आदमी है. उसकी लाइफ जर्नी है. वो कैसे नेवी सील बना, फिर उसका क्या क्या, फिर वो अभी मैराथन रनर है. तो उस क्या क्या हर्डल्स थे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई उसके इसमें. तो उससे मुझे क्या सीखने को मिला कि डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ाना है आपका. जैसे मैं कभी कभी क्या करता हूँ अभी, जैसे बहुत भूख लग रही है मुझे और तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा है, तो मैं तंदूरी चिकन मंगाऊंगा और सामने रखूंगा आधे घंटे के लिए, लेकिन खाऊंगा नहीं. तो ये ऐसे मुझे गैप्स फिल करने का मौका मिलता है. इससे मेरा डिटर्मिनेशन बढ़ता है. जैसे कल मुझे अगर एक हफ्ता फॉर एग्जांपल विदाउट पैसे जीना है, तो मैं जी सकूंगा क्या? तो आज मैं बोलता हूँ कि मैं जी सकूंगा, क्योंकि मेरा डिटर्मिनेशन उसकी वजह से बढ़ा है. तो और एक बुक है रिचर्ड ब्रांसन का, सर रिचर्ड ब्रांसन करके मेरे आइडल है. उसकी उनकी वर्जिन एयरलाइंस करके एक एयरलाइन है और बाकी 400 कंपनीज है. तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि यार बिंदास रहना चाहिए लाइफ में. बिल्कुल ज़्यादा सोचते हुए अगर आप बैठोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे. तो वो मेरा गैप उससे फिल हुआ. तो ऐसे गैप्स फिल करने के लिए मैं बुक्स पढ़ता हूँ. आज तक मैंने अराउंड 400 बुक्स पढ़ी रहेंगी. वाह. तो मतलब 400 गैप्स थे मेरे में. अभी भी 1000 रहेंगे वो फिल करने. अभी फिलहाल कौन सा गैप आप फिल कर रहे हैं? अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, आर्नोल्ड, हाउ टू बी यूजफुल. तो कभी कभी हम लोग को वी आर फुल ऑफ आरसेल्व्स. हम लोग को लगता है कि हमारे अराउंड वर्ल्ड रिवॉल्व करता है, या फिर हमारे बिना ये ओवरऑल वर्ल्ड में कुछ हो नहीं पाएगा. फिर मतलब ऐसे हम लोग वी आर फुल ऑफ आरसेल्व्स. या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या कर पाऊँगा अकेला. तो दे आर टू ऑपोजिट्स. तो ये हाउ टू बी यूजफुल में क्या लिखा है कि आप चाहे कोई भी हो, एकदम मतलब एकदम एक छोटे से घर में रहने वाले मिडिल क्लास आदमी हो, या फिर आप अंबानी हो, अनंत अंबानी, आप कोई भी हो, यू हैव टू बी यूजफुल टू द वर्ल्ड.
मतलब इट इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड. तो आप वर्ल्ड में क्या यूज़ लाओगे आपका, दैट इज़ अपॉन यू. तो ये गैप मैं फील कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल. आप कैसे यूजफुल होना चाहते हैं दुनिया के लिए? तो जैसे अभी अभी इन अ स्मॉल वे हम लोग क्या करते हैं कि अपने कारीगरों को बहुत खुश रखते हैं. जैसे कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाला कोई कारीगर अगर इंडस्ट्री में जैसे 12-13 हज़ार रुपये कमाता है खाली महीने के, आई कैन प्राउडली से हमारा हर एक कारीगर 25,000 रुपये कमाता है. और कुछ कुछ कारीगर है जो इंसेंटिवाइज्ड है. जैसे हम लोग कारीगरों को भी इंसेंटिव देते हैं, आपको इतने पीस बनाने के बाद इतने पे इंसेंटिव मिलेगा फॉर एग्जांपल. तो मेरा एक जो सबसे फास्ट जो कारीगर है मेरा, उमेश नाम का मेरा पहला कारीगर है. तो वो ही अर्न्स ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ पर मंथ. 50,000 रुपीज़. कोई कारीगर सोच भी नहीं पाएगा इतना कमाता है वो. कभी कभी इवन ही इज गॉन अप टू 70,000 रुपीज़. वाओ. बट उसका एफर्ट है, वो दिन में 15-15 घंटे काम करता है. तो दैट इज़ माई वे ऑफ माई स्मॉल वे राइट नाउ टू क्रिएट चेंज इन द इंडस्ट्री आई एम. मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ पे मैं अभी यूज़फुल होने का ट्राई कर रहा हूँ. दूसरा, कोल्हापुरी चप्पल का इमेज बढ़ा के पूरे इंडस्ट्री को मैं आई थिंक थोड़ा बड़ा कर पाऊँगा. ऐसे वो मेरा यूज़ हो सकेगा. व्हाट वुड बी योर मैसेज? आपका मैसेज क्या रहेगा वो सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग लोगों के लिए जो आगे चल के किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपके 2 सेंट्स होंगे और आपकी एडवाइस होगी? मैं बोलूँगा कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, मुझे लगता है यू शुड ऑलवेज फॉलो योर पैशन. क्योंकि वो आप छोड़ोगे नहीं कभी. नहीं तो आजकल देखने को मिलता है ना, स्पेशली अभी थोड़े जो जेन जी वगैरह टाइप ऑफ लोग हैं कि जो मतलब थोड़ा प्रिविलेज्ड है कि घर वालों से आज तक सब कुछ मिला है, अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है, बाहर पढ़ के आए हैं, लेकिन सब कुछ मिला है इसीलिए डिटर्मिनेशन कम है. कभी कुछ हार्ड वर्क करना नहीं पड़ा है आज तक. तो उस टाइम पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, इट इज़ वेरी इजी टू लीव इट. कि यार 6 महीने हो गए यार, छोड़ो यार. मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं अभी ऐसे कि 6 महीने हो गए, बस नहीं चल रहा यार, छोड़ दिया मैंने, तो अभी जॉब कर रहा हूँ. या फिर 8 महीने हो गए, बोर हो गया यार. तो अगर आप आपके पैशन में काम करोगे ना, आप बोर नहीं होगे. और अगर आपको थोड़ा फेलियर भी मिला पहले, विच आई कैन गारंटी यू मिलेगा. पहले 2-3 साल आपको खाली फेलियर मिलेगा. तो वो सहन शक्ति चाहिए. अगर आप आपके पैशन के टूवर्ड्स ही काम कर रहे हो और आपके पैशन में ही काम कर रहे हो ना, तो आपको एक वक्त का खाना भी बस हो जाएगा, 2 वक्त का खाना नहीं लगेगा. दैट इज़ व्हाट आई एम मीनिंग टू से कि आपकी पैशन की वजह से भूख भी चली जाएगी. आप बोलोगे कि यार ठीक है यार, हो जाएगा, कर लेंगे. ये जो एटीट्यूड चाहिए ना, वो खाली पैशन बेस्ड बिजनेसेस में आएगा. मतलब क्योंकि आपको इतना पैशन है उस इंडस्ट्री के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, कि आप ये नहीं सोचोगे यार इतना पैसा ही मिला, उतना ही मिला. और ऐसे ही लोग पैसे कमा पाते हैं बाद में. आपको कितना टाइम लगा सेटल होने में? स्टार्टिंग डेज में कितना टाइम चला आपका? मैं तो बोलूँगा मैं अभी भी सेटल नहीं हूँ. मतलब मेरी विजन जो है वो बहुत बड़ी है. तो उस हिसाब से मैंने अभी खाली 2 स्टेप्स लिए. तो अभी हम लोग को 8 साल हो गए कुछ स्टार्ट करके. और अभी आई कैन से दैट वी बिल्ट अ ब्रांड, दैट टू इन सर्टेन सिटीज़ या फिर महाराष्ट्र में. तो ये ब्रांड अभी जाके हम लोगों ने बनाया है. अभी हम लोग पैसा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. मतलब अभी तक भी बनाया है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया नहीं तो इधर बैठा ही नहीं होता. बट अभी मतलब वी कैन गो एंड स्केल इट ऑन अ मच लार्जर स्केल. क्योंकि देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी कमांड इन द मार्केट. या फिर अभी फॉर एग्जांपल मैं बीच में चेन्नई लेदर फेयर में गया था, इंडियाज़ लार्जेस्ट लेदर फेयर. वहाँ पे मुझे लोग चेहरे से पहचान रहे थे, या फिर मेरा कार्ड देख के लोग बोल रहे थे ओ चैपर्स के ओनर. तो ये जो हम लोग को अभी एक
अनफेयर ऑलमोस्ट एडवांटेज आ गया है, उसके वजह से वी विल फाइंड इट मच ईजियर टू स्केल. तो ठीक है 8 साल गए, लेकिन 8 साल मैं तो बोलूँगा इतना वर्थ है. अभी अगले 5 साल में मैं 40 साल का प्रोग्रेस कर सकता हूँ. तो दिस इज अगेन व्हाट आई से, कंपाउंडिंग, एज गुड एज कंपाउंडिंग. तो इधर खाली पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा है, इधर नाम भी कंपाउंड हो रहा है. तो जिसमें 8 साल आपने बताया, तो कितना साल आपको इसमें लगा कि शुरुआत में अच्छा खासा कस्टमर बेस लाने में कितना टाइम चला गया आपका? आई वुड से 2 साल. 2 साल. मतलब पहले तो मैं बोरियों में चप्पल भर के मार्केट में जाता था लक्ष्मी रोड में बेचने के लिए. ऐसा बिजनेस स्टार्ट हुआ था मेरा, क्योंकि तब मेरे पास ना नाम था, ना इज्जत थी, ना पैसे थे. तो वहाँ पर कहाँ बेचते थे आप? दुकानों में जाता था. अच्छा, दुकानों में जाता था और अच्छा, बेचने लगता था. मेरी भी लगा दो. हाँ, मेरी भी लगा दो, मेरी भी डिस्प्ले पे लगा दो, फिर मुझे दे देना इतने इतने, आप इतने इतने रख लेना बेसिकली. तो दैट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि नाम नहीं था और प्रोडक्ट भी थोड़ा अनफिनिश सा था यार. मतलब मैं वो प्रोडक्ट आज खुद नहीं खरीदूंगा ऑनेस्टली, बट तभी ऐसा था कि यार अच्छा है यार मेरा प्रोडक्ट. तब लगता है ना कि और लोगों को भी लगता था कि यार मस्त है प्रोडक्ट, लेकिन तब मुझे उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था. मतलब फुटवेयर इज़ अ वेरी टेक्निकल बिजनेस. आपको उसमें बहुत अर्गोनॉमिक्स डालना पड़ता है, आपको उसमें बहुत साइंस डालना पड़ता है, तब जाके आपकी चप्पल जूते साइंटिफिकली फिट होते हैं. तो अभी भी मैं कहूँगा कि ऐसा मेरे कुछ परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अभी इट इज़ मतलब अबव एवरेज. सो दैट इज इवॉल्व्ड अ लॉट इन द लास्ट 8 years. या सो पहले दो साल उसी में लगे कि यार ये मॉडल ही नहीं वर्क कर रहा है. बोरियों में जाके चप्पल नहीं बेच सकते हम लोग भाई. तो फेसबुक पेज बनाया, वेबसाइट बनाई. तो एक आई थिंक मुझे स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन कब हुआ, जब हम लोग ने एक नियॉन ग्रीन कलर की चप्पल बनाई. एक नियॉन ग्रीन कलर की चप्पल बनाने से मुझे जितने फॉलोअर्स मिले हैं ना, उतने किसी से भी नहीं मिले होंगे उस दिन में. मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने से और ऑनलाइन पोस्ट करने से अपना फॉलोअर बेस बढ़ेगा. तो हम लोग वो करने लगे. वो जब से करने लगे तो वी गॉट अ फेयरली डिसेंट चंक ऑफ कस्टमर्स. उसके बाद हम लोगों ने पहला स्टोर खोला, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला. फिर उसके बाद इट वाज अ स्टेबल जर्नी, बट अगेन कोविड आया. फिर कोविड के बाद बहुत परेशानी आई. तो इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन ना, यू शुड बी यूज टू परेशानियाँ. मतलब मैं बोलूँगा अगर आप रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम में नहीं हो ना, तो आप बिजनेसमैन ही नहीं हो. अभी देखिए, एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप तो यूके रिटर्न है, फिर भी मैं बात करूँ कि कोई कॉलेज से पास आउट है, वो अगर स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करता है और उसका पहला काम यही है कि ठीक है, तो मैं उस रोड पे जाना है, जिस भी अलग अलग मेट्रो सिटी में जहाँ पर उसका बिजनेस है वहाँ पे जाना है, रिटेल स्टोर्स वालों से बात करनी है, कन्विंस करना है वहाँ पे, और साथ में यू आर वन मैन आर्मी, सब करना है. सो देन माइंड में ये आता है कि यार ये तो बहुत छोटा काम है, या ये मैं क्यों करूँगा, इसके लिए तो मुझे लोग चाहिए. सॉर्ट ऑफ. अब आपका तो ये था कि आपके फादर का एक बहुत इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है एंड सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, and still you are doing this. So what was driving you? I mean, एक तो मतलब मैंने गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है. मतलब मेरे डैड जब भी यंग थे, और मतलब मैं जब भी बेसिकली यंग था, तो माय डैड वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. उनका भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा था. तो वी वर लिविंग इन वन हाउस विद 25 पीपल. तो उधर 2-3 टॉयलेट थे, 4-5 टॉयलेट होंगे. तो या फिर हम लोग फर्श पे सोते थे. इट वॉज अ वेरी नाइस लाइफ स्टाइल. नाइस मतलब वेरी स्वीट, वेरी टचिंग, बट नॉट लग्जूरियस एट ऑल. तो वो जो मेरे सिंपल रूट्स है, वो मुझे हमेशा दे कीप मी ग्राउंडेड. और मेरे डैड ने भी फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस स्टार्ट किया है. उन्होंने भी जैसे मतलब मिल्क की लाइंस जो बोलते हैं ना, वो काम किया, साइकिल पे दूध डालते थे, वो सब काम किया है. तो आई थिंक तो वो जीन्स में भी मेरे कहीं पे तो आया है. मैं उसका क्रेडिट ज़्यादा नहीं लूँगा. वो मुझे जीन्स में भी आया है कि मुझे कोई भी चीज़ की शर्म नहीं है. मतलब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऑडी में घूमता था मैं जब यूके से आया, उसके बाद मैं डायरेक्टली लक्ष्मी रोड पे बोरी लेके चप्पल बेच रहा था.
तो देयर इज नो को रिलेशन। मैं दोनों भी तो हाँ, अच्छी तरह से कर रहा था। ऑडी लेके जाते थे या फिर कैसे ऑडी जाते लेके थे? नहीं जाता था ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार मैंने सेपरेट कर लिया ना कि बस मुझे ये नहीं करता, फिर उसके बाद फिर मैं ऑडी नहीं ड्राइव करता था। मतलब खाली जब भी अगर बाहर जा रहा हूँ तो ड्राइव कर लेता अच्छा, था। वो डिटैचमेंट। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी लेवल ही नहीं है अभी। मैं तो अभी चप्पल बेचने वाला आदमी हूँ। ओके। मैंने अगर दिन में 500 रुपये ही कमाए हैं तो मैं कैसे चलाऊंगा ऑडी? तो मैं चलाता ही नहीं था। या फिर मतलब मेरे दोस्त जो रेस्टोरेंट्स में जाते थे, मैं नहीं जाता था। दैट इज़ अ कमिटमेंट दैट यू हैव टू मेक। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपको उसके लिए तन मन धन खर्च करना पड़ता है। और जो भी थोड़ा बहुत धन था मेरे पास उस टाइम पे, वो अगर मैं ऐसे सब शौक में खर्च कर देता तो मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि यार एक डिनर में मैं जाऊंगा 2000 रुपये खर्चा हो जाएगा, उससे अच्छा मैं यार 4 चप्पल बना लेता हूँ। तो दैट इज द मेंटालिटी आई हैड बैक देन। और वो मेंटालिटी के वजह से आई स्क्रेप्ड थ्रू। कि मतलब कई दिन ऐसे होते थे कि ट्रैवल कर रहा हूँ, सोचना पड़ता था कि यार होटल में तो रहना है लेकिन पैसे कहाँ हैं। तो मुंबई में मुझे याद है, मैं और मेरा एक दोस्त मुंबई में मसगांव एरिया में थे, और वहाँ पे हम लोग 300 रुपये पर नाइट ऐसे होटल में रहते। 300 रुपये पर नाइट, मतलब लिटरली इतना रूम था। हम लोग ऐसे ऐसे सोए थे दोनों सिर से सिर लगा के। इतना सही रूम था और कॉमन टॉयलेट और ये सब। लेकिन ये करना पड़ता है यार, मतलब ये आई एम सो प्राउड ऑफ दैट कि मैंने वो किया। नहीं तो वो मौका ही नहीं मिलता था मुझे ये सब करने का। मतलब हमेशा अमीरी में रहता तो ये सब कब करता। या फिर रोड पे थाली खाई है मैंने मुंबई के, फिश थाली है रोड पे धारावी में, तो ये सब कब करता। तो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल जर्नी। आप जब एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो, और ये आपको कभी शर्म नहीं आएगी। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट बिजनेस, आपको ये शर्म नहीं आएगी कभी। मुझे कभी भी शर्म नहीं आता है। मेरे दोस्त सारे यूके के मेरे जो दोस्त है वो बोलते थे यार तू क्या कर रहा है, क्योंकि वो सब ऐसे दोस्त है ना, सब Q7 में घूमेंगे, A8 में घूमेंगे, बड़े बड़े फ्लैट मुंबई में। तो ऐसे दोस्त जब मुझे ऐसा करते हुए देख रहे थे तो दे वर लाइक यार ये पागल हो गया है, इसको कुछ ना कुछ हो गया है। क्योंकि कभी कभी वो आते थे मेरे साथ इवेंट्स में, तो इवेंट्स में भी कैसे होता था, एक बेंच रहता था, एक डेस्क, उस पर चप्पल लगाओ और बेचो। अभी ये कभी जिंदगी में किया ही नहीं था। कस्टमर आएंगे आपको पूछेंगे भाई क्या है, क्यों ले भाई तेरे से, क्या है इस चप्पल में, इतना महंगा क्यों बेच रहा है। तो यू हैव टू बी रेडी विद दोज आंसर्स, यू हैव टू बी एबल टू कन्विंस देम कि सर ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये मैंने बनाया है खुद के हाथ से, ये ऐसा है वैसा है, आज की कोल्हापुरी इंडस्ट्री कैसी है और आगे कब कैसी रहेगी, वो विजन यू हैव टू सेल देम। ऊपर से आपके एम्प्लॉयज़ को भी आपको उतना ही सेल करना पड़ता है कि आपको आपके एम्प्लॉयज़ को भी विश्वास होना चाहिए कि यार ये बंदा कुछ करेगा, इसके साथ ही रहना है मेरे को। तो ये जब भी आप उनको विजन जब सेल करते हो ना, तो एक आपके एम्प्लॉयज़ के साथ और कस्टमर्स के साथ एक अलग ही बॉन्ड बनता है। आज मेरे कितने पुराने कस्टमर्स हैं जो मुझे ईजिली एकदम फ़ोन करके एक चप्पल के लिए भी फ़ोन करते हैं, और मैं उठाऊंगा और वो भेजूंगा उनको, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने ही मुझे बनाया है। अगर कल चैपर्स 500,000 करोड़ का भी बिजनेस होता है तब भी मैं इन लोगों का फ़ोन उठाऊंगा, उनको एक चप्पल भेजूंगा, उनको वापस फ़ोन करके पूछूंगा फिट कैसा है, क्योंकि मैंने वही तब किया था और दैट इज़ मेड मी सक्सेसफुल। फॉर्चुनेटली हम लोग को कस्टमर्स भी ऐसे मिले हैं जो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, जो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर सर, राज ठाकरे सर, आदित्य ठाकरे सर, ऐसे कस्टमर्स हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। सचिन सर के बारे में मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको। एक ऑनलाइन ऑर्डर आई, तब मेरी वेबसाइट भी एकदम बेसिक सी थी, हमारे फॉलोअर्स भी ऐसे कुछ 2-4 हज़ार फॉलोअर्स होंगे। वेबसाइट पे नाम कुछ एकदम नॉर्मल नाम था, लेकिन उसके नीचे एड्रेस सचिन तेंदुलकर विला। मैंने बोला यार ये क्या है तो मैंने खुद ही कॉल कर लिया। तब ऐसे बड़ी टीम भी नहीं थी, 2-3 लोग थे।
लेकिन मैंने बोला इनको मैं कॉल कर दूँ। तो उनको कॉल किया, वो बोले कि ये सचिन सर के लिए चप्पल मंगाई है, उनको कोल्हापुरी पहननी है एक आउटफिट पे। मैंने बोला सर प्लीज़ मैं खुद आ जाऊँ क्या डिलीवर करने के लिए? तो वो बोले हाँ आ जाओ यार, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोला सर लेकिन वो खुद मिलेंगे ना मुझे? वो बोले हाँ हाँ यार बंगले पे ही आ जाओ। मैंने बोला भाई ये तो कुछ अलग ही है। तो उन्होंने एक चप्पल मंगाई थी, मैं 25 चप्पल ले गया। ओह, गाड़ी में भर के 25 चप्पल ले गया और उधर रख दिए। सचिन सर आते हुए आवाज़ जब सुनाई दी तब मैं ऑलमोस्ट मतलब फेंट ही हो गया था, क्योंकि बचपन में पूरे Right, मतलब right. बचपन में मैं एकदम सचिन सर फैनेटिक था। सचिन सर आउट हो गए तो टीवी बंद, यस। खाना बंद, सब बंद। तो ऐसा फैनेटिक आदमी था मैं। सचिन सर आए और इतने शांति से मुझे मेरे से बात की, इतने मतलब एकदम शॉर्ट्स में आए, चिल एकदम घर पे चिल थे। फिर उनको भी एक मतलब थोड़ा मराठी मराठी कनेक्शन हो गया हमारा, कि एक मराठी आदमी कोई कोल्हापुरी चप्पल का ब्रांड ग्लोबल लेके जाना चाहता है। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट। ही वॉज लाइक यार तू काय करतोस, तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, मुझे बताओ। तो हम लोग का पहला डिस्कशन ही अराउंड 2 घंटे चला। वाह। तो तब मुझे थोड़ा अनरियल लगा कि यार ये सच में हुआ है क्या अभी ये सब। 1 महीना बाद वापस कॉल आया मेरे को, वापस आ रहा हो। तो वापस गया थोड़े सैम्पल्स लेके। फिर उन्होंने थोड़ा चेंजेस वेंजेस बोले। ही इज़ अ वेरी पैशनेट क्या बोलते हैं, शू कलेक्टर बोल सकते हैं। उनके पास Okay. बहुत सारे शूज़ है, बहुत सारी चप्पल्स है, और एकदम पैशनेटली वो खुद डिज़ाइन करते हैं। तो कुछ चेंजेस बोले, वापस बोला है। 3-4 मीटिंग्स होने के बाद वो बोले कि यार हर्ष थोड़ा हम लोग मतलब कुछ इसमें मुझे इंटरेस्ट है कंपनी में, तू थोड़ा प्रेजेंटेशन दे। तो वो भी थोड़ा एक एंगल हम लोग का हो गया। तो उसमें भी मैं एक 10-15 बारी उनसे मिला। तो ये सब होने के बाद ऐसे एक दिन जब भी मैं बैठा हुआ था उनके साथ, वो बोले चल ब्रेकफास्ट कर ले। मैंने बोला नहीं सर सॉरी, मतलब मैं वो स्टेचर का आदमी ही नहीं हूँ कि आपके साथ हाँ। क्योंकि तब मेरा वो स्टेज था बोरियो में चप्पल बेचने वाला। तो मैंने बोला नहीं सर आप खा लो प्लीज़, मैं जाता हूँ। तो मतलब वो आदमी इतना हम्बल है, उन्होंने खुद ने मुझे पोहे रहते हैं ना, पोहा, उन्होंने खुद मुझे पोहा सर्व किया। ओह, मैंने खाया, उन्होंने वापस सर्व किया, बोले ओके और कुछ चाहिए। ऐसा आदमी है, ऐसे कनेक्शंस बिल्ड करने का मौका मुझे जयपत ने दिया है। ये सेम बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि ये सब लोगों के साथ मुझे मिलने का मौका मिलता है, मुझे बार बार उनसे बात करने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, उनको सर्व करने का मौका मिलता है। और ये मतलब दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। इससे मेरा पैशन और बढ़ता है। और वो जो ब्रेकफास्ट का टेबल था जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने करने बैठे थे, वो ब्रेकफास्ट के टेबल के राइट पीछे एक ऐसा बड़ा सा भारत रत्न लगा है। भाई वो फीलिंग ही कुछ अलग था यार। थैंक यू सो मच हर्ष जी यहाँ पर आने के लिए थैंक यू और अपना वक्त देने के लिए, एंड फॉर शेयरिंग ऑल द थिंग्स नीट एंड ग्रेट्स अबाउट दी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस जो सभी को मतलब काम आएंगे। इंडिया में भी काफ़ी सारा अभी फोकस चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह। बट जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो हमने बात की, चाहे कैश ऑन डिलीवरी से लेके जो फ़र्क आता है, Right. ठीक है, कि रिटर्न्स में वो बाकी चीज़ों में जो भी आपका एक्सपीरियंस था, दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल। और आपकी जो भी है कि द स्ट्रगलिंग डेज, इट टेक्स टाइम वगैरह। सो दिस आर लाइक ऑल दिस थिंग्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सबके लाइफ में और सबको काफ़ी काम में आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम, शेयरिंग योर नॉलेज। सो थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक मेरी स्टोरी शेयर करने का मुझे मौका मिला, एक पैन इंडिया ऑडियंस को मुझे लेट्स से इंट्रोडक्शन मिला। सो आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू बी Pleasure. हियर। और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। Sure. और ऑल द बेस्ट टू योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। यस, और जय हिंद। जय हिंद।